हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस कमल स्टडी चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये इग्नू का बुक है और बीए फर्स्ट ईयर का है और ये कोड है BEVAE 181। तो इसमें जो हमारा पर्यावरण अध्ययन ये सब्जेक्ट है और इसमें इसका जो एग्ज़ाम होगा हमारा तो ऑब्जेक्टिव होगा। इसका सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है, इसी एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सब सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि फरवरी 2021 में, फिर जून 2021 में जैसे जैसे पूछा है तो वो हम क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी दिया है। तो यहाँ पर ये पर्यावरण अध्ययन का ये बुक है और इसमें दिया है BEVAE 181, ये कोड है, ठीक है। हमारा कोड है BEVAE और ये हमारा फरवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था 2021 के फरवरी में, तो उसमें पूछा था हमारा। इसमें 50 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और 50 ही क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव है ये। तो यही एक सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, बाकी सब में तो सब्जेक्टिव पूछता है लिखने वाला। तो इसी 50 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या पुस्तक में धारणीय सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। तो इसका हमारा हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो हमारा पूछ रहा है क्या, 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है तो पर्यटन और यात्रा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा अगर कि सतत 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक है, अगर एक है पूछ देगा तो ये इसमें से हमारा कोई भी एक दिया रहेगा तो हो जाएगा। चाहे पूछ देगा कि कौन है तो ये 3 ऑप्शन दे देगा। तो इसका मतलब कि गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये तीनों था, लेकिन हमारा पर्यटन और यात्रा ये नहीं था, ठीक है। 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक था, ये एक नहीं था। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तन पर्यावरण का उदाहरण है। मानव परिवर्तन पर्यावरण का उदाहरण है पूछ रहा है, तो ये हमारा बांध हो जाएगा, ठीक है। बांध को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, मानव द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फलोधान, कृत्रिम झील और फसल के खेत को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मानव के द्वारा। और यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन, ठीक है। और ये हमारा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और देखिए यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वनों में से किनमें अधिकतम छत्रागिनी होती है। तो इसका सघन वन हो जाएगा, ठीक है। और 7वां नंबर दिया, अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन सी असमानता को व्यक्त करता है। तो यह हमारा आर्थिक असमानता को व्यक्त करता है, ठीक है। और हमारा दिया 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। तो इसका पारंपरिक कृषि समाज हो जाएगा। फिर 9 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में और जिसे साधित नहीं किया जा सकता है मानता है। तो इसका हमारा हो जाएगा भारतीय मत। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जल चक्र को संचालित करता है, जल चक्र को संचालित करता है। तो इसका जल चक्र को सूर्य संचालित करता है, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, रसायन संश्लेषी जीवाणु है। तो इसका हमारा स्वपोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, औसत समुद्र स्तर से ऊपर, और यहाँ पर बीच में डैश दिया है, मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता। तो मतलब हमारा पूछ रहा है समुद्र स्तर के से ऊपर, तो हमारा 9000 हो जाएगा, ठीक है। 9000 मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता। समुद्र स्तर जो समुद्र होता है उसमें 9000 फीट जो होता है उसके बाद जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन, और बीच में डैश दिया है के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, अपघटन, जीवों का अपघटन विघटन के द्वारा होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन विघटन के द्वारा होता है, यहाँ पर दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 10,000 BC मतलब कि ईसा पूर्व, BC मतलब होता है ईसा पूर्व, 10,000 BC और लगभग 1800 AD मतलब कि 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या में वृद्धि किसके साथ मेल खाती है। तो इसका हमारा हो जाएगा कृषि में वृद्धि, ठीक है। तो कृषि में वृद्धि के साथ मेल खाती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
15 नंबर दिया है क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण था। तो इसका क्या कारण था? तो बुबोनिक प्लेग। ठीक है, ये बुबोनिक प्लेग के कारण 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या मारे गए थे। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये मलेरिया, मलेरिया जो है ना ये आनुवांशिक नहीं है। अगर किसी के माँ में है मलेरिया तो उसके बच्चे में नहीं जाता। ठीक है, और ये सब है आनुवांशिक रोग है। 17 नंबर दिया है, पर्यावरणीय प्रभाव के प्रकारों का उनसे संबंधित वर्ग से मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, और यहाँ पर ये मिलान करने के लिए दिया है और ये हमारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये दिया है हमारा जहर, तो जहर का हो जाएगा हमारा 1 का 4। ठीक है, और ये दिया है शोर, शोर यानी रौब, रौब इसका हो जाएगा हमारा 1। भौतिक हो जाएगा, तो पहले इसी से देखेंगे ऑप्शन में, 1 का 4 देखिए इसमें है, इसमें है बी का 1 इसमें है। ठीक है, और सी का 2 और डी का 3। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा जहर का हो जाएगा हमारा रासायनिक, जहर रासायनिक हो जाएगा, शोर भौतिक हो जाएगा, भीड़ भाड़ अति प्रजनन, तो ये हमारा हो जाएगा समाज विज्ञान संबंधी। जहाँ भीड़ भाड़ रहेगा वो वहाँ समाज भी रहेगा, समाज में ही भीड़ भाड़ रहेगा ना। और यहाँ हो जाएगा एलर्जन मतलब कि जीव विज्ञान संबंधी। ठीक है, तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, शंकुधारी वृक्षवनों में मृदा अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं उन्हें परिपादक कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया, महासागर के जिस मंडप में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं वह है, तो वह वेलांचली मंडप है। ठीक है, उसे कहते हैं जिस मंडल में हमारा तापमान और प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं, तो उस मंडल को हम कहते हैं वेलांचली मंडप। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर, ज्वार नदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है इसका, तो इसका हो जाएगा हमारा बेजोड़ यानी अद्वितीय पारिस्थितिकीय लक्षणों तथा जीवीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी वन कटाई का प्रमुख कारण है? तो ये इसमें हो जाएगा हमारा वन में आग। ठीक है, ये वन से पूछा है तो बांधों का निर्माण तो नहीं होगा, खनन से भी नहीं होगा उतना, स्थानांतरण कृषि ये भी नहीं होगा, हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 वन में आग। ठीक है, 23 नंबर दिया है, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श उदाहरण है? तो इसका खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश। ठीक है, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श उदाहरण है? तो खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार है, जो मछली और चावल की फसलों को अत्यधिक हानि करता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा जलकुंभी हो जाएगा। ठीक है, जलकुंभी से हमारा जलकुंभी होता है ना, तो उससे मछलियों को भी हानि होता है और खेत में हो जाता है तो उससे चावल की फसलों मतलब कि धान का भी हानिकारक होता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, कृत्रिम वीर्यसेचन और यहाँ पर गैप दिया है कि संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है, तो ये हाथियों हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम वीर्यसेचन हाथियों के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका हमारा बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो इसका हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? तो आम में। ठीक है, आनुवंशिक विविधता आम में ज्यादातर पाई जाती है। निम्नलिखित में से 29 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धता होती है? तो यह हमारा हो जाएगा भौम जल। ठीक है,
जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धता होती है तो वाम जल। 30 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका प्रवाल भित्तिया हो जाएगा। देखिए हम दो बार क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं कि ज़्यादा सही रहेगा याद करने में, ठीक है, थोड़ा दिमाग में अच्छे से जाएगा। देखेंगे तो निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो प्रवाल भित्तिय हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल हम सबके लिए सहजता से आसानी से उपलब्ध है? तो इसका मात्र 1% हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर जो हमारा मतलब कि पृथ्वी पर हमारा जल पाया जाता है मीठा पानी, तो बाकी सब तो खारा है, और पीने लायक जो जल है आसानी से पाया जाता है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। तो ये हम 31 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में वह मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वरता कम होती है वह है, तो वह कौन सा मृदा है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और उर्वरता भी कमी होती है, ठीक है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो कूल, ठीक है। कूल जो है ये मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, और मृदा अपरदन के लिए बांध बनाना ये भी होता है प्रयोग में, कि मृदा अपरदन ना हो, घास पात से ढकना, मृदा की आर्द्रता का संरक्षण, ये सब होता है, लेकिन कूल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा हमारा जैव मात्रा, ठीक है। जैव मात्रा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है। तो इसका हमारा हो जाएगा ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में, ठीक है। एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है। तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, जैव भौतिक धारण क्षमता वह, और बीच में गैप दिया है, जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो इसका हमारा हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। बोला जैव भौतिक धारण क्षमता वह तो यहाँ पर हो जाएगा वह अधिकतम जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये ओजोन है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ओजोन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल के निम्नलिखित किस परास में ओजोन परत उपस्थित होती है? तो ये हमारा जो 15 से 50 किलोमीटर का होता है उसमें हमारा ओजोन परत उपस्थित होता है, ठीक है। और इस मंडल को हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। तो 15 से 50 किलो के जो मंडल होता है तो उसमें ही ओजोन परत पाई जाती है और उसको समताप मंडल कहा जाता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्षा का पीएच निम्नलिखित 4 स्थलों वर्षा का पीएच निम्नलिखित 4 स्थानों क, ख, ग तथा घ पर मापा गया, ठीक है। किस स्थान पर अम्ल निक्षेपण हुआ? तो इसका हमारा हो जाएगा 5.5, ठीक है। क 5.5। अब देखिए 42 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी प्राणी अत्यधिक सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? तो इसका ऊंट हो जाएगा, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के अनिश्चित गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है? तो इसका हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्रों से होने वाला अपवाह, ठीक है। और प्रदूषण के अनिश्चित स्रोत का उदाहरण है कृषि क्षेत्रों से होने वाला अपवाह। ये जो है हमारा प्रदूषण के अनिश्चित स्रोत का उदाहरण है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया है,
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1981 में, ठीक है। और जो हमारा वायु प्रदूषण है उसको रोकथाम के लिए हमारा एक अधिनियम लाया गया था, तो संसद द्वारा पारित किया गया था 1981 में। और यहाँ पर पूछ रहा है 86 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, यूएनएफसीसी का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इसका हमारा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा यूएनएफसीसी का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? तो ये हमारा इसका हो जाएगा लैंडफिल निस्तारण, ठीक है। लैंडफिल निस्तारण ये इसका हो जाएगा अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा भस्मीकरण, ठीक है, भस्मीकरण। और 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका डीओ जो है ये जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि है, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एनबीए की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए एनबीए की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई ये पूछ रहा है। तो एनबीए का मतलब होता है नेशनल बायोडिवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो इसका राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2003 के अंतर्गत हुई, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2003 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। तो ये था हमारा फरवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसका सारा करा दें हम, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो डालें तो आपके पास चला जाए और देख ले। ज़्यादा दिन एग्जाम तो है नहीं, तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।